हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, है ना। मैं विकास कुमार, क्लास 12 की फिजिक्स का, जैसा कि आप सबको पता है भाई, हम अपनी वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो आज क्लास 12 की फिजिक्स में वही फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला, वैद्युत आवेश क्षेत्र, जिसमें हम टॉपिक लेके आए हैं गॉस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था भाई गॉस की प्रमेय, है ना, कराई थी। अब उस गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है ना। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। जो आपका 5 नंबर का टॉपिक भाई फंसता ही फंसता है। कितने नंबर का भाई? 5 नंबर का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक है, और आप इस वीडियो से 5 नंबर पक्के करके जाओगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और टॉपिक हमारा रहेगा अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण क्या है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई अपने पास एक तार है, ठीक है ना, और जो कि कैसा रहेगा भाई? आवेशित रहेगा। कैसा रहेगा? आवेशित, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक तार है जो कि आवेशित रहेगा, तो हम इसको आवेशित कर ले रहे हैं। ये क्या है भाई? ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये क्या तार भाई? आवेशित है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब इस तार से हमें r मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई? तार से r मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो तार से भाई r मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? एक बिंदु लेंगे P, ठीक है ना। तार से कितने मीटर की दूरी पर? r मीटर की दूरी पर क्या करेंगे भाई? एक बिंदु लेंगे P। कौन सा है? बिंदु P, ठीक है ना। अब हमें इस तार से r मीटर की दूरी पर बिंदु P है, वहां पर क्या करना है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? इस बिंदु P से गुजरता हुआ, ठीक है ना, इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक क्या करना पड़ेगा भाई? गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। तो बिंदु P से r त्रिज्या का, ठीक है ना, बिंदु P से गुजरता हुआ, ठीक है ना, एक हमने क्या किया? गॉसियन पृष्ठ खींचा। क्या किया भाई? गॉसियन पृष्ठ। ये क्या है भाई? गॉसियन पृष्ठ। इसका नाम क्या है भाई? गॉसियन पृष्ठ। क्या नाम है? क्या नाम है भाई इसका? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, ठीक है ना। बिंदु P से गुजरता हुआ हमने क्या खींचा? एक r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। बात समझ में आई? आप बोलो गुरु जी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। क्या करेंगे भाई? अब क्या करेंगे भाई? इस तार की, ठीक है ना, जो लंबाई है, जो गॉसियन पृष्ठ है आपके पास, इस गॉसियन पृष्ठ की हम लोग लंबाई मान लेंगे कितनी है? r है। कितनी है? r है, ठीक है ना। इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई कितनी है भाई? r है, ठीक है ना। अब आपको इस तार से r मीटर की दूरी पर जो बिंदु है आपका P, इसी बिंदु P पर दो स्थितियां दर्शानी है। दो स्थितियां दर्शानी है जो कि ध्यान में रखनी है। एक स्थिति होती है वेक्टर E और एक होता है भाई वेक्टर D। क्या होता है भाई? वेक्टर D, ठीक है ना। क्या होता है भाई? बिंदु P पर क्या होता है भाई? दो कंडीशन होती है, एक वेक्टर E और एक वेक्टर D है, ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप एक बिंदु ले सकते हैं और इस पर भी दो स्थितियां होंगी, ठीक है। इस पर भी कितनी होंगी भाई? दो स्थितियां होंगी। एक वेक्टर E और दूसरा क्या होगा भाई? दूसरा होगा वेक्टर D। क्या होगा भाई? वेक्टर D है। क्या होगा? वेक्टर D है, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो एक एंगल यहां बनेगा वेक्टर E व वेक्टर D के बीच, थीटा एंगल। कितना बनेगा भाई? थीटा, ठीक है। और एक वेक्टर E व वेक्टर D है, एक एंगल यहां बनेगा। कितना बनेगा भाई? थीटा, ठीक है ना। यहां जो एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है ना, इसका मान 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और यहां पर जो बन रहा है एंगल थीटा, इसका मान 0 अंश होगा। कितना होगा भाई? 0 अंश होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर D है, एक ही दिशा में है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा? 0 अंश होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने कैसे करना है हमें, इसकी थ्योरी कैसे बनानी है। मान लेंगे हम लोग, माना अनंत लंबाई का एक धन आवेश से सीधा तार है, ठीक है ना, जिसका रैखिक आवेश घनत्व मानेंगे भाई। कितना मानेंगे? लैम्बडा। रैखिक आवेश घनत्व कितना मानेंगे हम लोग? इसका लैम्बडा, ठीक है ना।
तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल l लंबाई का एक क्या करेंगे भाई? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे भाई? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई। ठीक है, तो बनाते हैं। क्या लिखेंगे? माना 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 अनंत लंबाई का एक धन आवेशित तार है। माना अनंत लंबाई का एक धन आवेशित तार है अपने पास। ठीक है ना। तार से जिसका रैखिक आवेश घनत्व कितना बताया भाई मैंने? लैम्डा। जिसका रैखिक आवेश घनत्व कितना बताया भाई? लैम्डा। जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। कितना है भाई? लैम्डा है। ठीक है ना। इस तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना माना है भाई? लैम्डा माना है। ठीक है ना। तार से r मीटर की दूरी पर यानी तार के निकट यानी कि पास में, है ना। तो तार के निकट, तार से r मीटर की दूरी पर तार के निकट तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है भाई? एक बिंदु P है ना। जहां पर हमें क्या करना है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर क्या करना है भाई? हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब आपको बताया कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग भाई? हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल l लंबाई का बिंदु P से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या करेंगे भाई? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, है ना। तो क्या करेंगे भाई? इसके लिए बिंदु P से गुजरता हुआ L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या करते हैं भाई? एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, है ना। क्या किया भाई हमने? स्मॉल l लंबाई का बिंदु P से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, है ना। अब क्या करेंगे भाई? अब हम करेंगे इस बिंदु P से गुजरता हुआ क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स। यानी इस बिंदु P से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो निकालेंगे। ठीक है ना। तो मैं इसको एक नाम दे दे रहा हूं। ठीक है, क्या बोल दे रहा हूं? पृष्ठ अवयव डीए। ये क्या है भाई? पृष्ठ अवयव डीए। क्या है? डीए, है ना। पृष्ठ अवयव क्या है भाई? डीए, है ना। तो इस पृष्ठ अवयव डीए से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे? वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ अवयव
डीए से होकर पृष्ठ अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, पृष्ठ अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, है ना? क्या निकालेंगे भाई? वैद्युत फ्लक्स। तो कितना निकलेगा भाई? इस पृष्ठ अवयव डीए से होकर, यानी जो आपका सूक्ष्म पृष्ठ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, है ना, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो आपको बताया गया था कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर निकलता है। कितना निकलेगा भाई? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर निकलेगा। और इस थीटा का मान कितना होगा भाई? 0 अंश होगा, जैसा कि अभी बताया हमने। थीटा का मान कितना होगा भाई? 0 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर ई व वेक्टर डीए एक ही डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, इसलिए इस थीटा का मान कितना होगा? 0 अंश होगा। और यहाँ पर जो ये थीटा है, इसका मान कितना होगा भाई? इसका मान होगा आपके पास कितना? 90 डिग्री होगा। तो अब इससे तो हमें मतलब रहा नहीं है, ठीक है ना? तो अब हमें मतलब है इस वाले अवयव से। तो इस अवयव से कितना फ्लक्स गुजरेगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर गुजरेगा, है ना? तो कितना गुजरेगा? वेक्टर कितना गुजरेगा भाई? कितना गुजरेगा? वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए के अदिश गुणनफल के बराबर गुजरेगा, है ना? अब देखें, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है भाई? ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है भाई? ए बी कॉस थीटा, है ना? तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा डी फाई सफिक्स ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। कितना आएगा भाई? ई डी ए कॉस थीटा। ये इतना फ्लक्स निकला है किससे भाई? किससे निकला है? पृष्ठ अवयव डीए से निकला है। किससे निकला है भाई? पृष्ठ अवयव डीए से। देखो इधर, पृष्ठ अवयव डीए, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है पृष्ठ अवयव डीए, ये इतने से होकर वैद्युत फ्लक्स गुजरा है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? पूरे गॉसियन पृष्ठ से, बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आ रही है। पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना? तो क्या करेंगे भाई? समीकरण फर्स्ट का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे भाई? समीकरण फर्स्ट का समाकलन, है ना? अतः पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, है ना? क्या करेंगे तब? पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? समीकरण फर्स्ट का समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट का समाकलन, है ना? गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब समीकरण फर्स्ट का समाकलन करने पर, है ना? तो जब इसका समाकलन करेंगे तो इसको देखिए सजा लेते हैं समाकलन में। डी फाई सफिक्स ई, ये समाकलन का सिंबल है। इधर भी समाकलन लगाएंगे, ठीक है ना? इधर भी समाकलन लगाएंगे, कितना बन जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। कितना बनेगा भाई? ई डी ए कॉस थीटा। हमने इसका क्या समाकलन, क्या किया भाई? समाकलन। अब आपको बताया था कि भाई थीटा का मान कितना लेना है? 0 अंश। थीटा का मान कितना लेना है भाई? 0 अंश लेने पर, ठीक है ना? तो यहाँ अगर थीटा का मान हम 0 अंश लगाएंगे और इसका इंटीग्रेशन देखें इधर, इंटीग्रेशन डी फाई सफिक्स ई, इसका समाकलन कितना आएगा इंटीग्रेशन? तो जो आपको बता दूं मैं, डी के जो संपर्क में होगा वही निकल के आ जाएगा फाई सफिक्स ई। कितना आएगा भाई? फाई सफिक्स ई,
इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, 5 सफिक्स ई आएगा। कितना आएगा, 5 सफिक्स ई। इसका देखिए इंटीग्रेशन ईडीए कॉस थीटा, थीटा का मान कितना लगाना है भाई, 0 अंश। अब आप जानते हैं कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, सबको पता होगा। तो कॉस 0 अंश का मान कितना आ जाएगा भाई, 1। तो अब ये कितना बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 5 सफिक्स ई बराबर इंटीग्रेशन ईडीए, कितना बन जाएगा भाई, ईडीए कॉस 0 अंश का मान कितना हो गया भाई, 1 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, ई को करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये अचर पद है और अचर पद आ जाता है इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये ई आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन ए डी ए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए डी ए, जहां पर आपके पास इंटीग्रेशन डी ए, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भाई, तो मैंने अभी ये बोला आपको, जो डी के संपर्क में होगा वही उसका समाकलन निकल के आ जाता है, इंटीग्रेशन, है ना। तो इसका क्या आएगा भाई, ए। और ए क्या है यहाँ पर भाई, ए है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है भाई, ए क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और आपको पता है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। क्या होता है भाई, 2 पाई आर एल। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है भाई, क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या है भाई, 2 पाई आर एल क्या है भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। यहां लगाएंगे, देखो क्या आएगा, 5 सफिक्स ई बराबर ई इंटू, इसकी जगह पुटअप करना है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, है ना। ये इतना हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। क्या मान लेते हैं भाई, समीकरण नंबर सेकंड। आप जरा देखें क्या करना है। अब हमें इसमें गॉस की प्रमेय से चलना है, क्योंकि हम गॉस के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पर क्या लगाना है भाई, गॉस की प्रमेय, है ना। किससे चलेंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या होती है भाई, गॉस की प्रमेय, 5 सफिक्स ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है भाई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ध्यान से देखें कि समीकरण सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड और समीकरण थर्ड का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। क्या है भाई, सेम है। तो इनके जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, आपस में बराबर। किससे चल रहा हूं मैं, किससे चल रहा हूं भाई, इक्वेशन सेकंड यानी समीकरण सेकंड, और किससे चल रहा हूं भाई, समीकरण थर्ड से चल रहा हूं। किससे, थर्ड से। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना बनेगा ये, e इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इतना हो जाएगा, है ना। अब आपको बताया था कि भाई तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर क्या करना था हमें भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। यहाँ पर बिंदु P पर क्या करना था भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो जरा देखें, अगर हम लोग यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये 2 पाई आर एल मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ कहा जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, बट्टे चला जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है ना। क्या बनेगा ये बनेगा E बराबर Q अपॉन 2 पाई आर एल, है ना। और क्या था भाई, एप्सिलॉन नॉट था। और क्या था, एप्सिलॉन नॉट। क्या था भाई, एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको मैच करके रख दे रहा हूं, ठीक है। 2 पाई आर एल, मैं एप्सिलॉन नॉट को मैच करके रख दे रहा हूं 2 पाई के साथ में। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हो जाएगा आर एल। क्या हो जाएगा भाई, आर एल। अब आपको इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आवेशों का वितरण पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको एक टॉपिक कराया था रैखिक आवेश घनत्व, है ना। क्या फॉर्मूला होता है आपका, आपने पढ़ा होगा वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। क्या होता है भाई, लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। अगर हम लोग यहाँ से Q का मान निकालें तो L का मल्टीप्लाई लैम्डा में जाएगा, तो ये हो जाएगा Q बराबर लैम्डा इंटू एल। क्या हो जाएगा भाई, Q बराबर लैम्डा इंटू एल। अब इस Q का मान उठा के हमें इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 4,
ठीक है, कहाँ लगाना है, समीकरण 4 में। कहाँ लगाना है भाई, समीकरण 4 में। तो ये बन जाएगा अब अपने पास किससे चलना है, समीकरण 4 से। ठीक है, बन जाएगा E बराबर Q का मान लगाना है यहाँ लैम्डा इंटू एल बटे में कितना है भाई, बटे में है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में है आर एल। क्या है भाई, आर एल। अब ध्यान से देखें इधर, तो ये एल से ये एल क्रॉस हो रहा है, कट रहा है। अब कितना बचा आपके पास, अब ये आपके पास बचेगा E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना है आर। कितना है भाई, आर। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। कितना लिख सकता हूं भाई, लैम्डा अपॉन आर, है ना। और अगर आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक मान पढ़ा है कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है कितना, 9 इंटू 10 टू पावर 9। कितना होता है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। यहाँ 4 पाई यानी कि 4 है। अगर इसको आप 4 बनाना चाहें तो ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में कितना है आर, और इधर करेंगे नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। कितना आ गया भाई, 2 लैम्डा अपॉन आर, है ना। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना। तो ये आपका आज की वीडियो में हमने गॉस की प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग देखा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, और बेहतर आया होगा, ठीक है ना। और आपको ये पूरी वीडियो जो है पूरी देखनी है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर आपके इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।